हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी एफएए बैच का डे नंबर 35। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया जो बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे कंसेप्ट थे, जो भी था। नाउ इट बिकम पास्ट टेंस और आज हम सीखने वाले हैं टैक्सेशन। स्टूडेंट्स, लर्न टैक्स फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपको पता ही होगा, अगर कंट्री में, हमारे कंट्री में अगर बात करें टैक्सेशन का, अगर बड़ा झोले मतलब बड़ी लेवल की बात अगर करनी है तो ओनली द पर्सन कैपेबल टू हैंडल टैक्स इज ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड डेफिनेटली मुझे भी खुशी हो रही है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको टैक्सेशन से रिलेटेड भी आज कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सर विल बी टुडे टू एमसीक्यूज टेस्ट टॉपिक। एमसीक्यू टेस्ट के बारे में आपको सर बताएंगे, मैं उनको क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ आज जैसे आपने पूछा। आई एम गोइंग टू सेंड देम द क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, आई कांट से एग्जैक्टली द शेड्यूल का कैसा प्लानिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट, टैक्सेशन सीखना है और टैक्सेशन सीखने में डेफिनेटली मजा आएगा। सुना तो होगा, टैक्स सबने सुना है और टैक्स ये नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन टैक्स होता क्या है, कैसे होता है, आज हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट विथ मोटिवेशनल डोज। तो क्या लिखा है देखो, सबकी नजर बोर्ड पे। नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक, नो मैटर्स हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इज नॉट ट्राइंग। स्टूडेंट, आपने बहुत सारी मिस्टेक की होगी आज तक, नो प्रॉब्लम। आप में से ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हो गए जो स्लो लर्नर है, सर हम कॉमर्स वाले है ही नहीं, हमें जल्दी कैच नहीं होता, हम एवरेज स्टूडेंट है, हमें टाइम लग जाता है समझने में, तो यू आर स्लो लर्नर्स। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आप स्लो लर्नर भी हो तो भी कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज, आप दुनिया में ऐसे बहुत लोगों से आगे हो जो आज तक जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की। ऐसे बहुत आपके दोस्त हो गए जिन्होंने अब तक स्टार्ट भी नहीं किया, जो सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे स्टडी करना है। ऐसे दुनिया में करोड़ों लोगों से आगे हो आप, अगर आप एटलीस्ट स्टार्ट कर चुके। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपका मंजिल, डेस्टिनेशन कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू टेक द स्टेप्स। और आपने अगर स्टेप्स ले लिया है, आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्लो चल रहे हो तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन आपने पहला कदम उठा लिया है और आप चलना शुरू कर दिया है, तो ट्राई करने वालों से बहुत ज़्यादा आगे हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम कि आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। गिर जाओगे, हो जाएगी मिस्टेक्स, वॉट एवर हैपन्स इन योर पाथ, बट यू हैव टू बी कंटिन्यू रन, कंटिन्यूअसली वॉक ऑन द सेम वे, डेस्टिनेशन मिलने तक रुकना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इस मोटिवेशनल डोज के साथ करते हैं पढ़ाई का डोज भी स्टार्ट। और पढ़ाई के डोज में हम देखने वाले हैं आज टैक्सेशन। लेट्स स्टार्ट। अब टॉपिक टेस्ट में क्या पूछा है यार इसने, टॉपिक के टेस्ट में एमसीक्यू है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई एम अनेबल टू रीड दिस, तो आप बोल दो तो बेटर रहेगा। ठीक है, जिसका भी डाउट है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे क्या क्या। यस, वेरी गुड इवनिंग, बोलो। यस, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। टॉपिक के एंड में जो एमसीक्यूज करवाते थे उसका ओके ओके, होगा ना, हर टॉपिक के एंड में होगा बस। हाँ 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 हाँ, ठीक है, पिछले टॉपिक के एंड में नहीं हुआ था तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, इसका भी एग्जाम में आ जाएंगे। जो टैक्सेशन हम आज देखने वाले हैं, बाकी टॉपिक्स के हम टॉपिक के एंड में भी करेंगे और एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक का ऐसा, कुछ टॉपिक का वैसा, एमसीक्यू कवर हो जाएगा बच्चों आपको, डोंट वरी। इतना ही है, कुछ क्लास वर्क में होंगे तो कुछ टेस्ट में होंगे, लेकिन एमसीक्यूज तो होंगे ही, हर टॉपिक का होगा। ओके, और ऐसे ही मेरा सिलेबस जस्ट खत्म होने वाला है, खत्म होने के बाद मैं आपको रिवीजन का शेड्यूल भी बताने वाला हूँ, रिवीजन भी हम करने वाले हैं, सो डोंट वरी। बच्चों, टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्सेशन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस,
एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें डिफरेंस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इनका नाम अलग अलग है ओके। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट आपको पकड़ा जाता है और आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको इनडायरेक्टली पकड़ा जाता है और फिर आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। अरे बाप रे, ये क्या था सर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब पकड़ने तो हमें ही वाले हैं ना, डायरेक्टली पकड़े या इनडायरेक्टली पकड़े, इसमें फर्क क्या हुआ? ओके स्टूडेंट्स, आपको नाम के साथ साथ बताता हूँ डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली क्या क्या आता है। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। इसके पहले बहुत टैक्सेस है, वेल्थ टैक्स वगैरह भी था, लेकिन आज के डेट में डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टैक्स बचा है जिसका नाम है इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स मतलब क्या? आपने जो इनकम कमाई उस पर टैक्स पे करना, दैट इज इनकम टैक्स। सही है ना? मैंने सपोज पिछले साल में 25 लाख रुपए कमाए थे क्लासेस में, तो 25 लाख ये मेरा इनकम हुआ, तो 25 लाख पे मुझे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये है इनकम टैक्स। इनकम पे जो टैक्स पे किया जाता है उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। सर अगर इनकम इस नहीं हुआ, लॉस रहा तो क्यों भरेंगे मेरे भाई टैक्स? टैक्स पे नहीं करेंगे, इनकम रहा तो ही पे किया जाता है, इसे बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है कि टैक्स तो भरना है, लेकिन टैक्स आप अपने खुद के पॉकेट में से नहीं, दूसरे के पॉकेट में से टैक्स पे करने वाले हो, ठीक। इनकम टैक्स में टैक्स का बर्डन आप पे होता है, जो इनकम कमा रहा है उसी पर्सन पे टैक्स का बर्डन होता है। आप टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने 25 लाख रुपए कमाए क्लासेस में, ठीक है, इनकम किसका है? मेरा है। तो मेरा अगर इनकम है तो टैक्स भी मुझे ही पे करना है, वो मैं किसी पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। मैं बोल नहीं सकता मेरे दोस्त को कि तू मेरा टैक्स भर देना, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन अगर हम बात, यस रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हर लेक्चर रिकॉर्डिंग होता ही होता है। मैं ऐसा बोल रहा था आपको बच्चों कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। बच्चों मुझे पहले तो ये बताओ कि आप में से कोई टैक्स पे करता है क्या? यस और नो। अगर आप में से कोई टैक्स पे करता है तो यस रिप्लाई कीजिए फास्ट। ओके ओके ओके, बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं आप में से जो टैक्स पे करते हैं। क्या बात है, देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हो आप, बढ़िया बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। यस एवरीवन इज पेइंग द टैक्स। आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स आप में से कोई पे नहीं करता। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एकदम शांति से समझ लो एक एक। देखो, ये मैं हूं, ये मेरी इनकम है, और ये टैक्स पे हो रहा है, ठीक है। इस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम का टैक्स हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें अपने पॉकेट से। अभी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे पॉकेट निकालूं, लेकिन समझ लो ये पॉकेट है, और पॉकेट से, मेरे खुद के पॉकेट से मैं टैक्स भर रहा हूँ तो ये है इनकम टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन पे शिफ्ट करते हैं, मतलब हम खुद टैक्स नहीं भरते, हम दूसरे से टैक्स वसूल करते हैं और फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर सपोज एक इंडस्ट्री है, ठीक है, बेसिकली गुड्स की बात करते हैं बच्चों। गुड्स किसी ने मैन्युफैक्चर किया, वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, फिर वहां से वो सेल हो जाएगा होलसेलर को, फिर वहां से गुड्स सेल किया जाएगा रिटेलर को, और रिटेलर सेल करेगा कस्टमर को, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये 4 लेवल होती है, डिपेंड्स है भाई। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि फैक्ट्री से निकला डायरेक्ट कस्टमर ने लिया, बट नॉर्मली ये 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो सपोज टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स की मतलब बात कर रहे हैं हम। 100 रुपए की गुड्स, 100 रुपए, 100 रुपीज का गुड्स प्रोड्यूस किया इंडस्ट्री वाले ने,
ठीक है, जिसपे एज्यूम करते हैं हम 5% टैक्सेशन है। टैक्सेशन के रेट क्या क्या होते हैं वो भी हम जल्दी ही देखने वाले हैं। इस पे 5% टैक्स है। तो जब इंडस्ट्री वाला गुड्स सेल करेगा होलसेलर को 100 रुपए में, तो 100 रुपीज प्रोडक्ट के प्लस 5 रुपीज टैक्स, 105 रुपए उसने होलसेलर से वसूल किए। क्लियर है? इंडस्ट्री वाले को कितने में प्रोड्यूस हुआ वो नहीं पता मुझे, उसने शायद 40 रुपए में 50 रुपए में प्रोड्यूस किया होगा, वो उसका मैटर है। लेकिन होलसेलर को दिया उसने 100 रुपए में गुड्स, 5 रुपए टैक्स लगा के 105 रुपए का बिल दिया। डन। अब होलसेलर ये प्रोडक्ट जो उसे मिला है 100 रुपए में, वो 120 में सेल करेगा। 120 रुपए में प्रोडक्ट सेल करेगा। 120 पे 5%, 120 का 10 कट, 12 रुपए आया 10%, उसका हाफ 6 रुपया ये टैक्स आया, और टोटल 126 रुपीज होलसेलर रिटेलर से वसूल करेगा। ऑब्वियसली 20 रुपए वो कमाएगा ना यार, तो रिटेलर से 126 रुपए लेगा। अब रिटेलर की बारी, रिटेलर कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचेगा 150 रुपए में। वो प्रोडक्ट 150 रुपीज में सेल करेगा, और 150 रुपीज का 5%, बच्चों 150 का 10% कितना आता है? 10 कट 15 रुपया, और 15 का हाफ मतलब 7.5, तो 7.5 रुपया वसूल करके 157.5 इतने रुपीज में कस्टमर को प्रोडक्ट सेल होगा। ओके, ये स्टूडेंट्स देखो, शांति से बता रहा हूं मैं वापिस, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी, कोई जल्दी नहीं है, समझ के ही छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसी में फैक्ट्री में 100 रुपीज में मतलब कुछ गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, 100 रुपीज में होलसेलर को सेल किए, होलसेलर ने 120 में रिटेलर को सेल किया, और रिटेलर ने 150 में कस्टमर को सेल किया। यहां तक तो आप समझ गए। अब टैक्सेशन का रेट तो सेम होता है, मतलब एक प्रोडक्ट, अगर ये जो भी प्रोडक्ट बना रहे ना बच्चों, ये प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल 5% टैक्स है, तो वो कोई भी लेवल हो, सेल का 5% टैक्स ही कलेक्ट करेंगे, और सेलिंग प्राइस के 5% टैक्स लगता है। ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, आज के डेट में अगर इंडिया की बात करें तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जीएसटी में जो सेलिंग प्राइस होती है प्रोडक्ट की, उस पर टैक्स लिया जाता है। तो 100 रुपए सेल किया तो 100 रुपए का 5% टैक्स वसूल। होलसेलर ने 120 में सेल किया तो उसका 5% उसने वसूल किया, और रिटेलर ने कस्टमर को 150 में सेल किया तो उसका 5% उसने टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, अब होगा क्या? होगा ऐसा, ये जो इंडस्ट्री वाला है ये 5 रुपीज टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को 5 रुपीज टैक्स पे करेंगे जीएसटी के नाम से। कौन? ये इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया। बच्चों जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या उसने अपने जेब से पैसा भरा? नहीं नहीं सर, ये 5 रुपए ना सर, ये तो होलसेलर के जेब से आए हैं, राइट ना। इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया? बिल में लगा के दिया होलसेलर को, और होलसेलर से वसूल किया, तो ये 5 रुपए किसके आए? होलसेलर के जेब से आए। मतलब मैंने, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं खुद नहीं टैक्स भर रहा, मैं होलसेलर से वसूल कर रहा हूं टैक्स, उसको बिल में लगा रहा हूं, 5 रुपए उससे वसूल कर रहा हूं, और बस आया हुआ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें होलसेलर की, तो होलसेलर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो होलसेलर ने देखो रिटेलर से कितने रुपए टैक्स लिया है? 6 रुपए। 6 रुपीज टैक्स वसूल किया है, तो वो गवर्नमेंट के पास गया टैक्स देने के लिए। इन्होंने ऑलरेडी 5 रुपए दिए थे मैन्युफैक्चरर ने, अब 6 रुपीज लेकर गया, फिर उसे याद आया, अरे 6 तो हमने वसूल किया रिटेलर से, लेकिन 5 रुपए तो हमने ऑलरेडी दे दिए मैन्युफैक्चरर को, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस सिर्फ 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया गवर्नमेंट को पेड किया। और ये जो 5 रुपए पे नहीं किया ना इनपुट वाले, मतलब परचेस वाले, इसे बोलते हैं इनपुट सेट ऑफ क्रेडिट। इनपुट मतलब परचेस किया ना, तो परचेस करते टाइम जो टैक्स पे किया उसका मिलता है सेट ऑफ मतलब टैक्स उतना डिडक्ट करके पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम जितना वसूल करेंगे पूरा का पूरा पे करो, हमने वसूल तो किया लेकिन ऑलरेडी कुछ पे कर लिया है ना, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और डिफरेंस सिर्फ हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। As each one of wholesaler or retailer as to pay tax at each level. Directly this tax is then paid by customer. यस, आपके जो भी पॉइंट आ रहे हैं सही है, तो मैं भी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपके मैसेजेस देखूंगा और डाउट डिस्कस करेंगे। चलो, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया। अब बारी आई रिटेलर की। रिटेलर ने क्या किया? वो प्रोडक्ट सेल किया 150 में,
और हाँ, अरे याद आया, होलसेलर ने 1 रुपए पे किया, बराबर। बच्चों क्या 1 रुपए उसने अपने जेब से पेड किया? नहीं ना सर, रिटेलर से लिया था ना उसने। रिटेलर के जेब से 6 रुपए लिया था, 5 तो उसने खुद पे किए थे, तो डिफरेंस अभी सिर्फ 1 रुपए दिया इसको, गवर्नमेंट को। मतलब वो 1 रुपए उसने खुद पे किया क्या? नहीं, रिटेलर से वसूल किया। तो 5 रुपए उसने खुद पे किया क्या था? नहीं नहीं नहीं, 5 रुपए भी नहीं, एक्चुअली पूरे 6 रुपए उसने वसूल कर लिए रिटेलर से। मतलब कहने का मतलब होलसेलर के खुद के जेब से कुछ नहीं गया, खुद के पॉकेट में से कुछ नहीं गया। 5 रुपए पहले पे किए थे परचेस करते टाइम, 5 रुपए रख लिए, जो इसने दिए ना रिटेलर ने, 5 रुपए खुद के पास रख लिए, मतलब उसके जेब से कुछ नहीं गया, बस 1 रुपए एक्स्ट्रा वाला जो था वो गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब रिटेलर को सेल किया 150 को, और उसमें 7.5 रुपीज टैक्स है। 7.5 रुपए पेड करने के लिए रिटेलर गया गवर्नमेंट के पास। तभी रिटेलर के मन में ख्याल आया, अरे 7.5 रुपए तो मैंने कस्टमर से लिए, लेकिन जब मैंने खुद परचेस किया था होलसेलर से तो उसको मैं ऑलरेडी 6 रुपए दे चुका हूं, तो अब जो डिफरेंस है 1.5 रुपी, उतना ही सिर्फ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 7.5 रुपया है कस्टमर के, मतलब एट द एंड रिटेलर ने खुद के जेब से पे किया क्या? नहीं नहीं, ये तो कस्टमर से रिकवर किया था और गवर्नमेंट को पे किया। अगर आप इसके टोटल देखो, 5 + 1 + 1.5, टोटल आ रहा है 7.5। मतलब एट द एंड जो कस्टमर से कलेक्ट किया ना टैक्स, वही सिर्फ गवर्नमेंट को जाता है, बस पे करने का तरीका अलग अलग है, हर लेवल पे किया जाता है। टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट हुआ? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे डाला, होलसेलर ने रिटेलर पे डाला, रिटेलर ने कस्टमर पे डाला, कस्टमर, कंज्यूमर वो मरने वाला है भाई, उस पर टैक्स का बर्डन है, वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम टैक्स खुद नहीं पे करते, टैक्स का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं, उससे वसूल करके फिर पे करते हैं। जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट आपने बाय किया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से यस आप टैक्स पे करते हो, यस आप टैक्स पे करते हो। आप जिस अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, राइट, लेक्चर अटेंड कर रहे हो मतलब इंटरनेट का यूज कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो मतलब आपने मोबाइल का रिचार्ज किया हुआ है, मोबाइल का रिचार्ज किया हुआ है मतलब आपने टैक्स पे किया हुआ है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने अगर 500 रुपीज का रिचार्ज किया हुआ है, 3 महीने का 4 महीने का जो भी पैक रहेगा आपका, 500 रुपीज का अगर रिचार्ज किया हुआ है तो 500 रुपीज में ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड है, जीएसटी, मतलब आप टैक्स पे करते हो। आपने एक बिस्किट का पैकेट परचेस किया 5 रुपए का, उसमें भी टैक्स है, 1 रुपए की चॉकलेट परचेस की उसमें भी टैक्स है, तो गुड्स में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, उसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विस। मतलब आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो भी आप टैक्स पे करते हो उसमें। कभी कभी इतना ही होता है कि बिल में सेपरेट दे दिया जाता है, कभी कभी बिल में सेपरेट नहीं दिया जाता, लेकिन टैक्स तो भरना ही भरना है भाई। एमआरपी, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में छोटू से ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एग्जैक्टली उसमें टैक्स इंक्लूड है, यही वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंक्लूड है 7.5 रुपया। 157.5 में 7.5 रुपया टैक्स इंक्लूड था, जो हमें पता भी नहीं चला, हमने पे करके आ गया। ओके, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें टैक्स का बर्डन खुद के पॉकेट से नहीं जाता, दूसरे से वसूल किया जाता है। आई होप आपको ये अभी क्लियर है। ठीक है, सब टैक्स कस्टमर पर आएगा, एग्जैक्टली पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन कस्टमर पर ही आएगा। ठीक है, इनपुट सेट ऑफ समझा? इनपुट सेट ऑफ मतलब परचेस करते टाइम हमने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया होता है उससे बोलते हैं इनपुट सेट ऑफ। मतलब 6 रुपया वसूल किया, लेकिन 5 रुपया हमने खुद पे किया था ना, तो माइनस करके डिफरेंस पे करते हैं हम। तो वो जो माइनस किया हमने 5 रुपया खुद पे किया था, तो उससे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सेट ऑफ। ठीक है, ये हो गई इनडायरेक्ट टैक्स की बात। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। वापस इस एग्जांपल पे आते हैं, इनकम टैक्स। मतलब 25 लाख रुपए मैंने कमाया तो मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा। एक मिनट, सब कस्टमर की इनकम नहीं होती, नहीं होता ना, कस्टमर का इनकम का संबंध नहीं आता यहाँ पे। कस्टमर का तो खर्चा हो रहा है ना, इनकम थोड़ी हो रहा है। सर इज दिस टैक्स डायरेक्ट टैक्स फॉर कस्टमर? नहीं नहीं, ये कस्टमर के लिए तो इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे भाई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, भी जो हमने डिस्कस किया ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था ना। इनडायरेक्ट मतलब खुद के जेब से नहीं, दूसरे से वसूल करके भरना। और अब हम देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स। 25 लाख रुपए मैंने क्लास में कमाए, भाई मुझे मेरे जेब से ही टैक्स भरना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, इसमें किसी से वसूल नहीं कर सकता। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है, ये डिफरेंस क्लियर है, और ये कंसिडर करके मैं आपको डिटेल में अभी हम वो टॉपिक देखने जा रहे हैं। टैक्सेशन, सबसे पहले टैक्स का मीनिंग देखते हैं। टैक्सेशन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ अ गवर्नमेंट कलेक्टिंग मनी
फ्रॉम इट्स सिटीजन टू पे पब्लिक सर्विसेज। तो टैक्सेशन मतलब क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है जो गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, सब गवर्नमेंट वही करते हैं, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम सिटीजन्स टू पे द पब्लिक सर्विसेज। ऑब्वियसली यार, अगर कस्टमर देखो ना, आज के डेट में गवर्नमेंट क्या क्या करता है, रेलवे की सर्विसेज बहुत सस्ते में है, हेल्थ सर्विसेज सबको कोरोना वैक्सीन दिए जा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एजुकेशन मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, रोड है, ब्रिज है, डैम है, गार्डन्स बनाए जाते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा है बच्चों, ये जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको पैसा कहाँ से आएगा, तो उनके लिए पैसा आने का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। मतलब दूसरे भी सोर्स से पैसा आता है गवर्नमेंट को, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, लेकिन वो भूल जाओ, फिलहाल के लिए हम यही याद रखते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्सेशन नाम का बहुत बड़ा इनकम है और टैक्सेशन वसूल करके ही गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है पब्लिक के लिए। ओके, विदाउट टैक्सेशन देयर वुड बी नो पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होती, पब्लिक पार्क नहीं होता बच्चों, कुछ भी नहीं होता अगर टैक्सेशन ना होता। ओके, सो टैक्सेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स मनी फ्रॉम सिटीजन ऑन देयर अर्निंग एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली लोगों की जो अर्निंग है, अर्निंग या प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स वसूल करना, दैट इज टैक्सेशन। ठीक है, लेट्स सी टैक्सेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए मैंने। तो लेट्स सी फर्स्ट क्या है, इट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट। ऑप्शन नहीं भाई, इट इज कंपल्सरी, यू हाउ टू पे। अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे टैक्स इम्पोज्ड अपॉन हिम। तो अगर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगली आपको पे करना ही पड़ेगा जो भी आपका टैक्सेशन आप पे इम्पोज किया गया है। ठीक है, इट इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। और हाँ, ये बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट को इनकम का। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स, इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसके लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्सेशन। ठीक है, इफ एनी पर्सन डज नॉट पे एनी टैक्स, अगर किसी पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया, ही कैन बी पनिश बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, टैक्सेशन अगर पे नहीं किया, सपोज 25 लाख रुपए मैंने कमाया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ऑफ कोर्स इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, मुझे टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन मैंने टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये, जितना मैं डिले करूंगा मुझे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, जितने दिन डिले होगा, तो डे वाइज, एक्चुअली मंथ वाइज कैलकुलेशन होता है, तो जितना मंथ में डिले करूंगा टैक्सेस पे करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली उतना मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मेरा टैक्स था, लेकिन मैंने 2 महीने डिले कर दिया, तो सपोज 2% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 लाख का 2% मतलब 2000 होता है। ठीक है, तो 2000 रुपये मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज एक लिमिट के बाद मैंने इंटरेस्ट भी रहा तो भी मैंने टैक्स पे नहीं किया, जाने दो, देखेंगे जो होगा होगा। एक लिमिट के बाद, कुछ महीनों के बाद मुझे पेनल्टी चार्ज की जाएगी, डायरेक्ट पेनल्टी लगाया जाएगा। आपको पेनल्टी लगता है 50,000 रुपये, आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया, तो मुझे पेनल्टी के साथ टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने बोला जान दो, जो होगा देखा जाएगा, पेनल्टी भी नहीं पेड करने का। भाई घर पे आके बैठेंगे, आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका बैंक में जो जितने भी पैसे ना, आपका अकाउंट डायरेक्ट सीज हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट सील हो जाएगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके सिवा आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट के पास उतनी पावर होती है, लीगल पावर होती है। बाकी कंट्रीज में भी टैक्स देना पड़ता है क्या? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओनली 7 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको 7 हेवन कंट्रीज बोला जाता है बच्चों। हेवन कंट्रीज, टैक्स हेवन कंट्री, सॉरी, जिसमें टैक्सेशन चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें से वन ऑफ द कंट्री वाज दुबई। दुबई भी कुछ सालों पहले ऐसा था जहां पे टैक्स ही नहीं लगता था, बट आई थिंक 1 जनवरी 2018 से वहां पे भी टैक्स पे करना जरूरी हो गया। वहां पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हो चुका है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। लेकिन कंट्री अगर चलानी है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक के लिए अगर कुछ करना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट को इनकम सोर्स तो लगेगा ना यार, तो टैक्स लगता ही है। ठीक है, तो टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू इनेबल द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस टू कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो टैक्स की वजह से ही पॉसिबल होता है किसी भी गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए एक्सपेंस। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। हाँ, ये भी एक बात है बच्चों। सपोज मैंने टैक्स पे किया, बाजू वाले ने टैक्स पे नहीं किया, तो मैंने बोला इसको कोरोना की वैक्सीन मत दो, मुझे वो वैक्सीन दो, मैंने टैक्स भरा है, इसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई, वैक्सीन तो सबको मिलेगी। तो कहने का मतलब ऐसा कि टैक्स आप जितना पे करते हो, तो डायरेक्टली उतने ही प्रोपोर्शन में आपको गवर्नमेंट भी कुछ सर्विस देती है, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो आपको गवर्नमेंट को सर्विसेज भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न में। अरे रिटर्न में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ मैंने टैक्स दिया तो मुझे मुझे कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना भाई, दो लोगों का अगर झगड़ा हो गया एकदम जोरदार रास्ते, मतलब ऑन द रोड पे झगड़ा हो गया, तो डायरेक्ट एक लेवल तक आ जाते हैं, ठीक है, तेरे बाप का रास्ता है, हाँ भाई मेरे बाप का रास्ता है। किसी के बाप का नहीं, तो कितना भी टैक्स पे कर, वो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि टैक्स पे करने की वजह से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, हमें कुछ राइट नहीं मिलता कि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विस। टैक्स अलग अलग चीजों पे लगाया जाता है बच्चों, इनकम पे टैक्स लगाया जाता है, प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है, कमोडिटीज और सर्विसेज पे भी टैक्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। देखो, इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। अगर इनकम पे या प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करना पड़ा तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक्सप्लेन किया इनकम टैक्स, राइट, लेकिन कुछ साल पहले की बात, डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ और एक टैक्स था जिसका नाम है वेल्थ टैक्स, WEALTH, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी टैक्स था वो, ठीक है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता था। मतलब जितनी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, लैंड है, तो जैसे मेरे पास प्रॉपर्टीज है ना, जितनी एक लिमिट के ऊपर, मतलब वो लिमिट था कि कितना प्रॉपर्टी रहा तो कितना टैक्स लगेगा, बट प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगता था, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स था। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर मेरी है तो मैं वो बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता ना, मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा मेरे पॉकेट से, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स पे। वेल्थ टैक्स भी आता था लेकिन वो एबोलिश मतलब खत्म हो चुका है, अब वेल्थ टैक्स नहीं रहा, अब सिर्फ इनकम टैक्स ही है, ओके। तो द बर्डन ऑफ टैक्स, देखो सेकंड लाइन में, द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। तो जिसको लेवी मतलब चार्ज करना, तो जिसको चार्ज किया इनकम टैक्स उसी को टैक्स भरना है। ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन, ही कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू अदर, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। तो क्योंकि हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली इट इज उसका इम्पैक्ट हम पे ही होगा, हमें ही भरना पड़ेगा टैक्सेशन, ठीक है। देखो बच्चों, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इतने थे बच्चों। इनकम डायरेक्ट टैक्स में देखो क्या क्या था, इनकम टैक्स तो अभी भी है फर्स्ट वाला। उसके बाद लेफ्ट में देखो क्या है, वेल्थ टैक्स जो खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट टैक्स अभी नहीं रहा, एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं है भाई, गिफ्ट टैक्स नहीं है, तब डायरेक्ट टैक्स में एक ही बचा है सिर्फ इनकम टैक्स, ठीक है। इतने टैक्सेस थे, मैं बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको दिखा दिया, बस याद रखना इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स है आज के डेट में। बच्चों न्यू इनकम टैक्स के स्लैब मैंने दिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको इतना लर्न करना एक्सपेक्टेड नहीं है। न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट, और ये कौन से ईयर का है देख लो, ऊपर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है, ठीक है। मतलब वही ना बच्चों जो अभी चल रहा है ईयर 2021, मतलब क्या कौन सा ईयर, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, जो अभी अगले 8 दिन में खत्म होने वाला है ये साल, राइट। तो उसका ये टैक्स स्लैब है। और ब्रैकेट में क्या दिया है, AY। बच्चों AY का मतलब होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22। असेस मतलब क्या, असेस करना मतलब कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इस साल मेरे प्रॉफिट, अभी देखो फॉर एग्जांपल आपने मुझे आज फीस दिया, फीस मुझे आज पेड किया आपने, मतलब कौन से ईयर में, 2021 में। तो 31 मार्च तक मैं प्रॉफिट कमा, मतलब फीस मिलती रहेगी मुझे 1 अप्रैल से 31 मार्च, मेरा इनकम तो होता रहेगा बिजनेस में। और 31 मार्च के बाद, ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में मैं कैलकुलेशन करूंगा कि मेरा इनकम कितना हुआ और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करूंगा, उसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो मैंने टैक्स असेस मतलब कैलकुलेट कब किया, नेक्स्ट ईयर किया ना, तो नेक्स्ट ईयर बन गया मेरे लिए असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट ईयर मीन्स द ईयर इन विच टैक्स इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एंड पेड। प्रीवियस ईयर के अगला ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, उसका नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट, ठीक है। और कोई भी ईयर हो बच्चों, हम साल भर कमाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही टैक्स पे करेंगे ना। तो ऐसा होता है क्या 31 मार्च को सब दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद, ऑफिस बंद, सब लोग घर पे बैठे इनकम कैलकुलेट कर रहे, टैक्स भरना है? ऐसा नहीं होता यार, 24 घंटे बिजनेस चलता है, 31 मार्च तक बिजनेस होता है। फिर अगले साल आपको ड्यू डेट भी बता के रखता हूं बच्चों, 31 मार्च को ईयर एंड हुआ ना, उसके बाद 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई ये ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब साल खत्म होने के बाद 4 महीने दिए हैं गवर्नमेंट ने हमें, 4 महीने लो शांति से साल भर का इनकम याद करो, किस किस से पैसे मिले, एक्सपेंसेस देखो, प्रॉफिट निकालो, मतलब आपका इनकम कितना हुआ और फिर उस पर टैक्स पे करो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर होता है। बच्चों इनकम टैक्स के स्लैब देख लो, याद रखना इंडिया में अगर आप 2,50,000 रुपीज तक अगर कुछ कमा रहे हो तो आपके लिए टैक्सेशन जीरो है, टैक्सेशन जीरो है। ओके हाँ, टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी आता है, यस, टैक्सेशन पे करने के लिए वगैरह। स्टूडेंट्स 2.5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है, मतलब 20,000 रुपए पर मंथ की भी आपकी सैलरी है तो 12 × 20 2,40,000 टैक्स जीरो है, कोई टेंशन नहीं। और आप बता सकते हो, ऐसे कोई आप चोरी नहीं कर रहे, आप बताओ बिंदास, सबको छाती ठोक के बताओ मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 मेरा इनकम है, टैक्स फिर भी जीरो है, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 2,50,000 से 5 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हो तो आपको टैक्सेशन कितना है 5%। अगर आप 5 लाख रुपीज से 7,50,000 तक कमाते हो तो 10% आपको टैक्सेशन है। 7.5 लाख से 10 लाख कमाए तो 15%, 10 लाख के ऊपर अगर आप कमा रहे हो 12.5 लाख तक तो 20% का टैक्स है, 12.5 के ऊपर भी गए 15 लाख तक तो 25% का टैक्स, और हाईएस्ट 15 लाख के ऊपर आप कितना भी कमाओ उस पर 30% टैक्स लगता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं 10 लाख रुपए इनकम का और उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टैक्सेशन कितना लगेगा। स्टूडेंट्स मेरा इनकम 10 लाख, ठीक है। सर आप तो बोले 25 लाख है, अरे टैक्सेशन बहुत आएगा, वो झंझट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं 10 लाख ही ले रहा हूं और आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले, मैं आपकी नॉलेज के लिए छोटी सी कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दो। अब मेरा इनकम 10 लाख है ना, ये 10 लाख के टुकड़े कर दो, बोले तो 0 से 2.5 लाख, ये फर्स्ट स्लैब है, स्लैब के हिसाब से इनकम के पार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक, ठीक है, 2,50,000 1 रुपी टू 5 लाख। तीसरा पार्ट करेंगे हम 5 लाख 1 रुपए से लेकर 7.5 लाख तक। नेक्स्ट पार्ट है स्लैब के हिसाब से 7.5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने मेरे 10 लाख की इनकम को डिवाइड कर दिया, डन। बच्चों 0 से 2.5 लाख मतलब ये कितने रुपए हो गए 2,50,000, सही है ना, 0 से 2.5 लाख तक, और टैक्सेशन कितना है 2.5 लाख तक 0, तो इंटू 0% मतलब मेरा टैक्स आएगा 0। आगे मेरा इनकम 10 लाख है ना, तो आगे का नेक्स्ट स्लैब भी देखना पड़ेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्सेशन है 5%। तो बच्चों 2.5 लाख से 5 लाख मतलब ये कितने होते हैं अमाउंट 2.5 लाख रुपए होते हैं, 2,50,000 उस पर 5%, तो इसका 10% आएगा 25,000 और 5% आएगा 12,500, उसका हाफ, ठीक है। उसके बाद मतलब 5 लाख रुपीज से लेकर 7,50,000 तक टैक्स रेट कितना है 10%। तो देखो 5 लाख से लेकर 7,50,000 तक कितने रुपए हो गए 2,50,000, और ये 2,50,000 का 10% निकालेंगे तो 25,000 ये आया टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला 7,50,000 से 10 लाख कितना टैक्सेशन है 15%। बच्चों 7.5 लाख से 10 लाख कितने होते हैं 2,50,000 ही होते हैं, उस पर टैक्सेशन आएगा 15%, तो 10% आ रहा है 25,000 और 5% आ रहा है 12,500, तो दोनों का टोटल 37,500, ठीक। तो टैक्स कितना आ रहा है देखो बच्चों टोटल, ये 50 और ये 25, 75,000 ये आ रहा है टोटल टैक्स। ऐसे टैक्स निकाला जाता है बच्चों इनकम टैक्स, मतलब आपकी जो इनकम है ना वो पहले स्लैब में डिवाइड कर दो, उनके जो स्लैब दिए उन्होंने 2,50,000 तक, 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 से आगे, ऐसे अलग अलग कैटेगरी करो, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करो जो भी रिस्पेक्टिव रेट है उस स्लैब का 0%, 5, 10, 15, फिर ये सब करने के बाद ये हमें टैक्सेशन, ये आया डायरेक्ट टैक्स, ये आया इनकम टैक्स। इतना टैक्स मुझे मेरे जेब से मुझे खुद भरना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बर्डन में किसी पे शिफ्ट नहीं, आपको समझ चुका है ये इनकम टैक्स का स्लैब। आप घर पे कोई भी इनकम लो बिंदास कैलकुलेट कर सकते हो,
और चेक करने के लिए क्या करने का, डायरेक्ट इनकम टैक्स कैलकुलेटर गूगल पे मिल जाएगा, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, तो देख लेना आप जो निकाल रहे हो सही है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये जो इनकम निकाला इस पे 4% सेस लगता है, 4% एडिशनल सेस भी लगता है बच्चों। जस्ट अ सेकेंड चेक करता हूँ। डायरेक्ट पार्टनरशिप वगैरह दिया है, हाँ 4% राइट है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल ऑन इनकम टैक्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों 4% वाला, आपको वापस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए लिख के देता हूं मैं। जितना भी इनकम टैक्स आया ना, अभी देखो ये केस में कैलकुलेट किया हमने, कितना है 75,000, तो 75,000 इस पे 4% और निकालो, एक जीरो कट दूसरा जीरो कट, 1% आया 750, तो 4% आएगा 3,000, तो टोटल मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 78,000, ठीक है। सेस मतलब क्या होता है बच्चों, टैक्स पे टैक्स, मतलब पहले तो टैक्स कैलकुलेट करो, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी, अरे एक सेकंड, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे टैक्स पे करना है, टैक्स पे भी टैक्स पे करना है, उसे हम बोलते हैं सेस, ठीक है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे 4% लिए जाते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के 4% लगता है इनकम टैक्स पे। डन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको लिंक सेंड करता हूं, एक 10-15 मिनट का सेशन है, तुरंत ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सेम लिंक पे ज्वाइन होना। ओके ठीक है, तो बच्चों हम इनडायरेक्ट टैक्स पे थे। इनडायरेक्ट टैक्स देखो अभी, इट इज लेविड मतलब चार्ज, इट इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर मतलब प्रोड्यूसर टू अदर पर्सन, तो हर एक पर्सन दूसरे पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकता है। हेंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट हेड्स। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस मतलब टैक्स का इम्पैक्ट अगर अपने पे है तो इंसिडेंस दूसरे पे रहेगा, मतलब पे दूसरे को करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूली इंप्लीमेंटेड जीएसटी इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। और आज के डेट में इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा इंडिया में, जीएसटी ने ऑलमोस्ट सबके सब इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिए, ठीक है। जीएसटी को क्या बोला जाता है, वन नेशन वन टैक्स, सुना होगा ना, जो इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया और उन्होंने बोला था कि वन नेशन वन टैक्स, तो वैसे ही उन्होंने काम भी किया है। देखो 4% वो क्या था, एजुकेशन पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं, इनकम टैक्स पे एजुकेशन एंड हेल्थ के नाम पे सेस लिया जाता है 4%। मतलब मेरा इनकम टैक्स 1 लाख रुपए आया ना फॉर एग्जांपल,
या फिर सपोज 100 रुपए इनकम आया मेरा, इनकम टैक्स 100 रुपीज आया, तो 100 रुपीज पे 4% एडिशनल ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नाम पे, और फिर 104 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे जीएसटी की। तो देखो इसके पहले कौन से टैक्सेस थे बच्चों? एडिशनल ड्यूटी, एक देखो मैं लेफ्ट साइड से रीड करते जा रहा हूं। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, उसको सीवीडी बोला जाता था। ठीक है, सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एसएडी मतलब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वगैरह कुछ रहता है। सर्विस टैक्स था पहले, एक्साइज ड्यूटी भी था, देन स्टेट वैट मतलब वो स्टेट के हिसाब से था। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे एम वैट था, मतलब महाराष्ट्र वैट। गुजरात की बात करें तो वहां पे जी वैट था, मतलब गुजरात वैट। ऐसा स्टेट वाइज था वैट। उसके बाद परचेस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, ऑक्ट्राय, एंट्री टैक्स, सरचार्ज, इतने सारे टैक्सेस थे बच्चों। ये सब खत्म करके डायरेक्ट जीएसटी में एक ही आ गया है, जीएसटी अम्ब्रेला। ओके, जीएसटी अम्ब्रेला, ऑल सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। सब कंबाइन करके जीएसटी बनाया, वन नेशन वन टैक्स। इतने टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं है, जीएसटी में सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, और बच्चों जीएसटी में याद रखना दो लेवल होते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ओके, जीएसटी इज बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियल। क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं समझा। ठीक है, आपका एक्चुअली मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा शायद से। हाउ कैन आई डू दिस, आई डोंट नो। बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। तो विच टैक्स इज बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट? अगर आप ये पूछ रहे हो तो ऑफ कोर्स जीएसटी इज बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी ये बेनिफिशियल है, आईडीटी। हाँ ओके, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते बेनिफिशियल कौन सा है, मतलब आप तो यही सोचोगे ना। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स का तो टेंशन ही नहीं हो, तो सबसे बेस्ट है सब कुछ कस्टमर के नाम पे डाल दो, टेंशन ही नहीं है, राइट। तो वैसे सोचा जाए तो यस, जो बर्डन शिफ्ट होता है गवर्नमेंट सिर्फ कस्टमर पे, तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कस्टमर के सिवा, किसी का नुकसान नहीं है, किसी का भी नहीं है। बस इनकम टैक्स में खुद के जेब से भरना है, तो डेफिनेटली वो तो चुभने ही वाला है। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी। जीएसटी में दो कैटेगरी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एक आईजीएसटी भी है। ठीक है, चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि जीएसटी लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अब सवाल ये था जीएसटी लाने के बाद, चलो जीएसटी तो आप वसूल कर लोगे, ठीक है, पूरा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, क्या खाएंगे वो? स्टेट गवर्नमेंट के पास अब तक, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट वैट, एक स्टेट के भी टैक्स थे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो स्टेट वैट, मतलब अलग अलग स्टेट चार्ज करते थे टैक्सेस। अब बात ऐसी हुई, अगर बात ऐसी है कि स्टेट के लिए अगर इनकम ही नहीं रहा तो स्टेट कैसे चलेगा? सही है ना? नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम चाहिए, लेकिन स्टेट को भी वो स्टेट संभालने के लिए इनकम तो चाहिए, लोकल बॉडीज कैसे चलेगी? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया। वो बोलने लगे नहीं नहीं, हम जीएसटी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जीएसटी, देखो बच्चों, कोई भी अगर नया एक्ट लाना है ना एग्जिस्टेंस में, तो सबकी परमिशन चाहिए होती है। तब स्टेट गवर्नमेंट अगर यस बोले, हाँ बोलेंगे यस, तभी जाके वो एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो बाकी कोई सुनने को ही तैयार नहीं, सब बोलने लगे नहीं नहीं हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तब जाके डिसाइड हुआ, मतलब जीएसटी में ऐसे डिसाइड हुआ कि दो टाइप के टैक्स रहेंगे भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब अगर स्टेट के स्टेट में, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, 100 रुपीज, अरे 1000 रुपीज है, ठीक है, 100 पे 5% टैक्स, मतलब 5 रुपए हुआ टैक्स, तो 5 में से 2.5 हाफ टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और हाफ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। आपको भी टैक्स, हमें भी टैक्स, कोई झगड़े की बात ही नहीं है। तो डायरेक्टली 50-50% जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है जीएसटी का, ऑटोमेटिकली 50% स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम कर दिया। और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये जो आईजीएसटी कब लगता है? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांजैक्शन हुआ,
ठीक है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का गुड्स जम्मू कश्मीर में सेल किया तो स्टेट चेंज हो गया, तो स्टेट चेंज होने के बाद एसजीएसटी कैसे आएगा ना, स्टेट चेंज हो गया तो स्टेट टैक्स कैसे लगाएगा, इसलिए आईजीएसटी आता है। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो वो भी इसमें ही है, ठीक है, सीजीएसटी और एजीएसटी। एक सेकंड, एजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, ये सिर्फ याद रखना, ये हमेशा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए आईजीएसटी बना हुआ है। नेक्स्ट, रिवाइज जीएसटी स्लैब रेट। जीएसटी के स्लैब रेट कैसे बच्चों, आज के डेट में इंडिया में जीएसटी किसी किसी प्रोडक्ट पे 0% है, किसी कुछ प्रोडक्ट पे 5%, देन 12%, 18%, 28%। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। ऑब्वियसली जो नेसेसरी चीजें होगी, इसेंशियल्स जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसेंशियल पे 0% टैक्स, और जो लग्जरियस प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कार है, ठीक है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी नहीं बोल सकते, डायमंड्स है सपोज, तो सिंपल सी बात है, लग्जरियस प्रोडक्ट है या फिर एडिक्शन वाले प्रोडक्ट है, लिकर है, सिगारेट्स है, तो ऐसे बैड प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा 28% टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और लॉजिकल है ना बच्चों, लॉजिकल है कि गवर्नमेंट को पता है कि एडिक्शन वाले सिगरेट, फॉर एग्जांपल सिगरेट तो आदमी खरीदने वाला है ना, जिसको लत लग गई उसको सिगरेट लगने वाली है, तो लगाओ टैक्स, करो उससे वसूल, हमें क्या जा रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करो, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है ये आपको याद रखना एक्सपेक्टेड नहीं है, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, ये प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है, इसलिए मैंने वो आपको नहीं सिखाया, ठीक है। आईजीएसटी इंटरस्टेट के लिए होता है बच्चों। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा आईजीएसटी किस लिए होता है, तो आंसर इज इंटरस्टेट के लिए। कैसा होता है कि एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को सेल किया ना प्रोडक्ट, तो सवाल यह है कि इंडिया, महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर को सेल किया प्रोडक्ट, तो टैक्स महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को मिलेगा या जम्मू कश्मीर वाले को मिलेगा, तो ऐसे केस में मतलब भाई आईजीएसटी होता है, ठीक है। आपको इतना डिटेल नहीं है बच्चों, मैं कैलकुलेशन के साथ भी सिखाता था, बट है नहीं आपके लिए, तो बस इतना ही याद रखो, आईजीएसटी इज फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, विद इन स्टेट हुआ तो सीजीएसटी और एजीएसटी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेशन के बारे में इतना ही। इसके कुछ एमसीक्यूज रहेंगे जो आपको मैं ट्राई करता हूँ पीडीएफ में सेंड दे देने का, और टेक्स्ट आपकी जो टेस्ट होने वाली है उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डोंट वरी। इन एडिशन टू दिस आपको डाउट भी रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे जल्दी ही।